हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। चलिए आज अब हम रसायन का यूनिट 9 हाइड्रोजन जो चल रहा था इसका एक वीडियो या फिर एक क्लास मैंने ले लिया था। फिर भी अपन वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। चलो, जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया था, जिन लोगों ने नहीं देखा, उनको जो है वो भी देख लें और वो भी समझ लें। और बाकी जिन लोग देख चुके हैं उनके लिए तो और अच्छी बात है कि उनको और अच्छे से समझ आएगा। चलिए, 11th क्लास 11th है, केमिस्ट्री का पोर्शन है जिसमें हम देखेंगे यूनिट 9 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो सबसे पहले आप लोग हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है यहाँ हमारी आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसके पहले ही वर्ग के पहले ही आवर्त में जो पहला खाना है उसी खाने पर इसको जो है स्थान मिला है। हाँ, इनको और 17वें वर्ग के तत्वों के साथ भी रखने का जो है ये मिला था, जिसके कारण इसको आवारा तत्व भी कहा जाता है। तो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का पहले हम सामान्य जानकारी देख लेते हैं। संकेत क्या है, इनके परमाणु क्रमांक कैसे होते हैं, इनका भार क्या होता है, इनका अणु भार क्या होता है, इनके विन्यास, संयोजकता, समस्थानिक आदि। चलिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन की सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी, इन सारी चीजों से आप हो सकते हैं कि परिचित हैं, फिर भी सामान्य जानकारी देख लेते हैं। ये तो आप सभी को आता ही होगा, फिर भी अपन उसको एक सिलसिलेवार तरीके से देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी संकेत की बात करते हैं। तो संकेत, हाइड्रोजन जब परमाणु रूप में रहता है तो हाइड्रोजन का जो संकेत होता है वह H है। ये कौन से रूप में है? परमाणु रूप में। ओके, तो हाइड्रोजन का संकेत है H। अब बात आती है परमाणु क्रमांक की। तो हाइड्रोजन के पास जितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं उतना ही प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक को इंगित करता है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 1 होती है, अर्थात यह जो है इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 1 होगा। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक जो है हाइड्रोजन का 1 है। इसी को जो है इस तरीके से लिखा जाता है। ओके, अब परमाणु भार, परमाणु भार जो होता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भारों का योग होता है। परमाणु भार, परमाणु भार। तो हाइड्रोजन में उपस्थित जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, सॉरी इसमें तो न्यूट्रॉन पाया ही नहीं जाता। ओके, एक चीज की इसमें जो है न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, ये अपवाद है। सारे तत्वों में हाइड्रोजन एक अपवाद है। तो परमाणु भार जो होता है इसका 1.008 AMU। ये जो है यह यूनिट है। जैसे हम लोग वजन को जो है किलोग्राम में मापते हैं, लंबाई को जो है मीटर से नापते हैं, उसी तरीके से जो एटॉमिक मास को जो है मापने का जो यूनिट है वो एटॉमिक मास यूनिट AMU से हम इसको मापते हैं। इसका जो है एटॉमिक मास यूनिट। ओके, तो अब बात आती है कि इसका अणु सूत्र क्या है। ये तो इसका परमाणु रूप था। अब देखेंगे कि जो हाइड्रोजन होता है इसका अणु सूत्र क्या होता है। अणु सूत्र, तो आप जानते हैं कि अणु कैसे बनता है। अणु जब परमाणु परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु का निर्माण होता है। तो किस तरीके से होगा? हाइड्रोजन का एक परमाणु क्या होता है? हाइड्रोजन का एक परमाणु इस रूप में रहता है। यह एक परमाणु हाइड्रोजन के दूसरे परमाणु के साथ जुड़ता है तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? 1 2, क्या हो जाएगा? H2। तो ये जो H2 है ये क्या है? उसका अणु सूत्र है, अणु है, क्योंकि ये दोनों क्या है? परमाणु है
और परमाणु परमाणु मिलकर क्या होता है, अणु का निर्माण करता है। ये किससे अपन देखे थे, डाल्टन का जो नियम होता है उसमें हम देखते हैं कि परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु दूसरे परमाणु के साथ मिलकर अणु का निर्माण करता है। ओके, तो ये डाल्टन के नियम से आया है। तो अणु सूत्र जो होगा इसका क्या होगा, H2। अब इस अणु सूत्र का अगर हम भार देखें, ये था परमाणु का भार। अब देखेंगे इस अणु सूत्र का भार। अगर हम अणु सूत्र की भार की बात करें, अणु सूत्र भार, ओके, तो क्या हो जाएगा, इसका डबल कर देना है हमको। इसका डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.016 ओके, AMU। ठीक, तो इतना इसका अणुभार होगा। ठीक, अब देखते हैं इसका विन्यास। विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें किस तरीके से वितरित होंगे, कौन सी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण कहें चाहे उसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहें। चलो मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ले लेता हूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए आपने देखा होगा जब कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा था बोर-बेरी का सिद्धांत, तो उसमें आप इलेक्ट्रॉनों को जो है कक्षाओं में भरने का सिद्धांत पढ़ते हैं। तो हमारे पास हाइड्रोजन के पास जो है एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो हम ऐसे निकालते हैं, ये नाभिक के बाहर पहला कक्षा और इस पहले कक्षा में जो है एक इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसको जब अब आप 11वीं में जब पहुंचे हैं तो आप ऐसे न दिखाकर आप दिखाएंगे ये कौन सा कक्षा होता है, एस कक्षा होता है। के का जो है एस कक्षक होता है, तो फर्स्ट एस में जो है एक इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, फर्स्ट S1। ओके, फर्स्ट S1। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, फर्स्ट S1। ओके, ये आपका प्रारंभिक स्थिति थी जो 9th में आपने सीखा था। अभी इस चीज को आप फॉलो करेंगे। ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, फर्स्ट S1। ठीक है, अब देखते हैं अगला इनके समस्थानिक। समस्थानिक भी आपने पढ़ा होगा, याद कर लीजिए पुराने क्लास का, 10वीं में भी शायद आपने समस्थानिकों को टच किया होगा। तो समस्थानिक क्या होता है, ऐसे यौगिक जिनके परमाणु क्रमांक समान। ओके, परमाणु क्रमांक समान किंतु उनके परमाणु भार जो होते हैं वह भिन्न भिन्न होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। यहाँ देखेंगे किस तरीके से होता है। तो मैं समस्थानिक का एक दूसरा उदाहरण बता देता हूं, कार्बन। कार्बन जो होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। ओके, तो कार्बन के अगर मैं समस्थानिकों की बात करूं तो कार्बन 6 के रूप में होता है और ये कार्बन 12 होता है, कार्बन 12 के रूप में भी होता है। ये क्या है, उसका परमाणु भार और ये उसका परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पर और कार्बन जो होता है कार्बन 13 के रूप में भी होता है और कार्बन जो होता है कार्बन 14 के रूप में भी होता है। आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि कार्बन डेटिंग, तो इसी कार्बन का यूज किया जाता है, कार्बन 14, जिसके थ्रू जो है हम किसी पुरानी वस्तु, किसी पुरानी जो भी पेड़ हैं उनका आयु निकाल सकते हैं कार्बन डेटिंग के उपयोग से, इसी कार्बन से। और ये क्या है, ये कार्बन का समस्थानिक है। आप देख सकते हैं इसका परमाणु क्रमांक 6 है, इसका परमाणु क्रमांक 6 है, इसका भी परमाणु क्रमांक 6। लेकिन इधर देखेंगे इसका परमाणु भार जो है 12 है, इसका 13 है, इसका 14 है। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, इनमें उपस्थित न्यूट्रॉनों की भिन्नता के कारण। यहाँ पे न्यूट्रॉन कम है तो टोटल योग, यहाँ पे न्यूट्रॉन ज्यादा, यहाँ पर और भी ज्यादा। ओके, तो ये सारी चीज क्या है, समस्थानिक है। समस्थानिक क्या कहता है, ऐसे यौगिक तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार जो हो भिन्न भिन्न हो, वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ओके, तो ऐसे ही हम देखेंगे कि हाइड्रोजन के भी समस्थानिक हैं। ओके, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, इनके भी 3 समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 है। पहला है प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और टिट्रियम। पहला क्या, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और टिट्रियम। देख सकते हैं हम हाइड्रोजन के समस्थानिकों को। सबसे पहला जो है, इसमें क्योंकि एक प्रोटॉन पाया जाता है इसको प्रोटियम कहा जाता है, प्रोटियम।
इसके पास एक प्रोटॉन पाया जाता है, ऐसे एक प्रोटॉन पाया जाएगा, इसको हम प्रोटियम कहेंगे। ये नाभिक है, नाभिक में एक प्रोटॉन और ये पहला कक्षा, ओके, ये कहलाएगा प्रोटियम। फिर दूसरा है ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम। ये जो ड्यूटीरियम है यहां पर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, ओके। ड्यूटीरियम में क्या होता है, एक प्रोटॉन पाया जाता है उसके नाभिक में और एक न्यूट्रॉन। आप यहां देखेंगे यहां पर मात्र एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। तो यहां पर ड्यूटीरियम जो होता है उसके नाभिक में एक प्रोटॉन पाया जाता है और एक न्यूट्रॉन भी पाया जाता है, ओके। तो इसके नाभिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन पाया जाता है, इसको हम ड्यूटीरियम कहते हैं, ठीक, ओके। फिर उसके बाद आता है टिट्रियम, टिट्रियम, टिट्रियम। तो यहां पर होता क्या है, एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। जो टिट्रियम होता है इसके नाभिक की बात करें तो इसके नाभिक में एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इस तरीके से। तो ये जो है क्या है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और टिट्रियम, ये क्या है, ये सभी के सभी हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, ओके। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। अगला है इनके अपरूप, अपर रूप, ओके। अपर रूप मतलब इनके एक ही तत्व के जो है और अलग अलग रूप होते हैं। जैसे हम कार्बन के अपरूपों की जब बात करते हैं तो कार्बन के अपरूप में ग्रेफाइट और हीरा, आप देख सकते हैं, एक हीरा और दूसरा ग्रेफाइट, ये दोनों के दोनों जो है कार्बन के अपरूप हैं, ओके। मतलब इनका निर्माण कार्बन से ही हुआ है, लेकिन इन दोनों के गुणों में जो है बहुत अंतर है। अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो वो जितना सॉफ्ट होता है, चिकना होता है और वो विद्युत का सुचालक भी होता है और सब बहुत कमजोर पदार्थ भी होता है, ठीक। वहीं दूसरी ओर बात करें हीरा की, तो हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ में गिना जाता है, ओके। तो वैसे ही हाइड्रोजन के भी अपरूप हैं जिनमें दो तरीके के होते हैं, आर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन। जब डिटेल इसका जब आएगा तब उस समय हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे। आर्थो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और दूसरा है पैरा हाइड्रोजन, पैरा हाइड्रोजन, आर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं ये कुछ बातें हैं जिनको जानना जो है हाइड्रोजन के लिए की जानकारी है, जिसको हमको जानना जरूरी है। देख सकते हैं सामान्य जानकारी में ये सारा चीज, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर जो है आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं मिटाऊंगा। अब अपन देखेंगे प्रयोगशाला में हाइड्रोजन को कैसे तैयार किया जाता है, ओके। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेके रखें ताकि इसको आप नोट कर सकें, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं कि प्रयोगशाला में हम हाइड्रोजन को कैसे बनाएंगे। बड़ा ही रोचक, आपको डायग्राम बनाने आना है। साइंस के स्टूडेंट को डायग्राम अच्छी तरीके से बनाने आना चाहिए, ओके। चलिए देखते हैं प्रयोगशाला में हाइड्रोजन कैसे बनाया जाता है। प्रयोगशाला विधि देखेंगे, हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। तो होता क्या है, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए दानेदार जिंक में जो है सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाता है, H2SO4 को मिलाया जाता है, जिससे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है, ओके। तो इसका सिद्धांत क्या कहता है, दानेदार जिंक में जब सल्फ्यूरिक एसिड मिलाई जाती है तब यहां पे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक। तो इसका सिद्धांत क्या है,
सिद्धांत की बात करें तो जब दानेदार जिंक में H2SO4 अम्ल मिलाने पर यह जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ओके, क्या करते हैं हम, दानेदार जिंक को लेते हैं। दानेदार जिंक में जब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाता है, मिलाने पर यह जिंक सल्फेट में और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। चलिए देखते हैं इसका उपकरण किस तरीके से होता है, इनमें यूज करने वाले उपकरण किस तरीके से होंगे उनको देखते हैं। सबसे पहले तो एक वोल्फ बोतल होता है। वोल्फ बोतल अपन किसको कहेंगे, एक बोतल होता है जिसमें दो मुंह होते हैं। ओके, दो मुंह वाली जो बोतल होती है, ऐसा, ये पहला मुंह, दूसरा मुंह, इस तरीके से दो मुंह वाली जो बोतल होती है, इस बोतल को हम वोल्फ बोतल कहते हैं। ओके, आप अच्छे से ड्रा करिए इस तरीके से। तो इस पहले मुंह पर, वोल्फ बोतल के पहला जो मुंह है, इस पे एक थिसिल कीप लगाई जाती है। यह थिसिल कीप जो होती है, इधर यहां भरे वाले विलियन के साथ टच में रहता है, ये थिसिल कीप है। इस थिसिल कीप का काम क्या होता है कि किसी पदार्थ को अगर हम इसे पहले नंबर वाले वोल्फ बोतल के मुंह से अगर कुछ डालना हो तो हम इस थिसिल कीप का उपयोग कर सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में यह रिएक्शन होने के पश्चात, अच्छा देखो यहाँ पे है क्या चीज, यहाँ पे दानेदार जिंक है। कैसे है, दानेदार जिंक, ये दानेदार जिंक यहाँ पे भरा हुआ है। अब हमको करना क्या है, जो ये थिसिल कीप है, इस थिसिल कीप की सहायता से हम यहाँ पे H2SO4 मिलाएंगे, अम्ल है जिसको हम मिलाएंगे। अब ये होगा क्या, ये थिसिल कीप की सहायता से ये जो है वोल्फ बोतल के अंदर में आ जाएगा। वोल्फ बोतल के अंदर में आते ही यह दानेदार जिंक के साथ मिक्स होगा। दानेदार जिंक के साथ मिक्स होने के बाद इनके बीच में एक रासायनिक समीकरण होगा, जिसको मैं यहीं लिख देता हूं। इनके बीच में क्रिया होगी, इनके बीच में रासायनिक क्रिया होगी। क्या होगी, रासायनिक क्रिया होगी, जिसका मैं समीकरण लिख रहा हूं, समीकरण। तो होता क्या है, यहाँ पे क्या है, वोल्फ बोतल में जिंक की दानेदार कण है। अब इसमें क्या करता हूं मैं, H2SO4 मिलाता हूं। H2SO4 जैसे ही मिलाता हूं, इनके बीच में जो है रासायनिक क्रिया प्रारंभ हो जाती है। और रासायनिक क्रिया प्रारंभ होने से देखो यहां से ऐसे ब्रेक होता है, ऐसे ब्रेक होता है, ये जाके इसके साथ जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा जिंक सल्फेट। क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट। और ये हाइड्रोजन क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। इस तरीके से हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त हो जाता है। मैंने यहाँ ऊपर की ओर तीर का निशान क्यों दिखाया, क्योंकि गैस जो होती है हल्की होती है और वह उड़ जाती है। ओके, तो इसलिए, तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो ये सारा प्रोसेस इसी वोल्फ बोतल के अंदर में होगा। यहाँ प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो क्या बना, अभी हाइड्रोजन गैस बना, है ना, यहाँ से हाइड्रोजन गैस बना। ये प्रोसेस यहीं पे हुआ है। अभी जो हमने लिखा ना, जिंक सल्फेट प्लस H2SO4, इट इज गिविंग जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस जो है यहां बनता है। ये हाइड्रोजन गैस अब क्या होगा, हल्की होगी, तो इधर से निकलना चाहेगा। अब इधर से निकलना चाहेगा तो इस हाइड्रोजन गैस की निकासी के लिए जो है हम यहाँ पर एक निकासी नली लगाते हैं। क्या करते हैं, एक निकासी नली यहाँ पर लगा देते हैं। तो इस निकासी नली के माध्यम से हाइड्रोजन गैस जो है आगे की ओर बढ़ता है। अब इसको क्या करना होगा, हमको इस गैस को किसी एपरेटर्स में, किसी उपकरण में इसको इकट्ठा करना होगा। तो गैस को इकट्ठा करने के लिए क्या यूज किया जाता है, गैस को जब भी हम इकट्ठा करते हैं तो इसके लिए गैस जार यूज करते हैं। तो गैस जार कैसे बनता है वो बतलाता हूं। गैस जार बनाने के लिए हम जो है एक पहले कोई कांच की बर्तन लेते हैं। ओके, या स्टैंड है, ये रखने के लिए है। एक कांच की बर्तन लेते हैं,
तो कांच की बर्तन कुछ इस तरीके से होगी। कांच की बर्तन लिया जाता है, ये लीजिए कांच की बर्तन। इस कांच के बर्तन में जो है यहाँ पर पानी डाल दिया जाता है। ओके, इस कांच के बर्तन में अपन क्या करेंगे, पानी डालेंगे। तो पानी के ऊपर में एक उल्टा रखा जो होता है गैस जार डालते हैं। तो गैस जार क्या होता है, एक ऐसी संरचना होती है जो कि इस तरीके से उल्टी। अगर बीकर में पानी लेके आप एक परख नली लें और परख नली में भी फुल पानी भरें और उसको उसके ऊपर में उल्टा रख देंगे, तो परख नली से भरा हुआ पानी से भरा हुआ परख नली एकदम पैक हो जाता है। तो इस ऐसा कर देने से होता क्या है, ये जो है पानी यहाँ तो है ही, यहाँ भरा है, साथ में यहाँ पर भी अंदर भी भरा है, पूरी तरीके से पैक है। तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, गैस जार कहते हैं। ये क्या है, ऊपर वाला गैस जार। अब होगा क्या, जो निकासी नली था, इस निकासी नली का दूसरा सिरा इस तरीके से होता है, एयर टाइट होते हुए सीधी रहेगी, मैं यहाँ पर टेढ़ा कर दिया हूं, तो एयर टाइट होते हुए ये डायरेक्ट इसके संपर्क में रहेगा। तो ये होगा क्या, इससे ये जो बनने वाली जो हाइड्रोजन गैस है, वह हाइड्रोजन गैस इस गैस जार के अंदर में आएगा। अब गैस जार के अंदर में जैसे ये गोल है भाई, ऐसा गोल है, आप ऐसा इसको सोच सकते हैं, इस तरीके से गोल है, चौकोन भी रहे कोई दिक्कत नहीं, गैस जानी चाहिए बस। तो होगा क्या, गैस यहां से बुलबुले के रूप में निकलते हुए आ रहा है। ओके, गैस यहां से बुलबुले के रूप में इधर तो गैस के रूप में ही आ रहा है। अब गैस आते आते क्या होगा, यहां जैसी आएगा, पानी के अंदर में किस रूप में रहेगा, बुलबुले के रूप में। ये बुलबुले के रूप में ऐसे निकलते जाएगा। हल्की है इसलिए ऊपर जाएगा, भारी चीज होता तो नीचे जमीन तली पे बैठ जाता, लेकिन ये क्या होगा, हल्की चीज होने के कारण ऊपर जाते जाता है। ऊपर जाते जाते ये धीरे धीरे इसके टॉप पोर्शन पे जो है इकट्ठा होते जाता है। जैसे यहाँ पे इकट्ठा होते जाएगा, क्या होगा, पानी का जो स्तर है वो नीचे की ओर डाउन होते जाता है, पानी का स्तर नीचे की ओर डाउन होते रहता है ऐसा, अर्थात। और ये जो जगह बच गया, यहाँ पर वो हाइड्रोजन गैस आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रयोगशाला में इसका यूज करते हैं। चलो देखते हैं कौन से उपकरण को क्या कहा जाता है। इसको मैंने क्या कहा था, इस उपकरण को मैंने कहा था थिसिल कीप। ओके, यहां पर H2SO4 है जो कि अम्ल है, और ये क्या है, इसको मैंने वोल्फ बोतल। ओके, ये क्या है, ये है निकासी नली। क्या है ये, निकासी नली, ठीक। और ये जो दिख रहा है ये टब है। क्या है, टब बोल सकते हैं। क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, जल से भरा हुआ। ओके, और ये जो उल्टी रखी है, इसको अधोमुखी जार, गैस जार कह सकते हैं। क्या बोलेंगे, अधोमुखी, चलो गैस जार ही बोल देते हैं, ज्यादा आपका भी काम आसान हो, गैस जार। ठीक, इस तरीके से व्यवस्था आपको करनी है और आप जो है बना सकते हैं। आपको जिंक चाहिए और अम्ल चाहिए H2SO4, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में फिर से मिलेंगे, आगे का पोर्शन देखेंगे, हाइड्रोजन के रासायनिक गुण कैसे होते हैं, किनके साथ क्रिया करता है, इनके यौगिक क्या क्या होते हैं, सारी चीजों पर अपन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।